हेलो एंड वेलकम टू स्टडी डायनेमिक्स। माय नेम इज शक्ति शरण और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के मैथ्स के सिलेबस के बारे में। और ये भी बात करेंगे कि कहाँ से हमें ये सिलेबस कंप्लीट करना है और कैसे कंप्लीट करना है, क्या क्या हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यार कि हमें पढ़ना क्या क्या है इस बार सेकंड टर्म में। टर्म 2 हमारा अब सिलेबस दो भागों में डिवाइड हो गया है, एक टर्म 1 और टर्म 2 में। तो पहले देखते हैं कि हमारे पास टर्म 2 में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले जो यूनिट है वो कैलकुलस। कैलकुलस में तुम्हारे पास इस बार पूरे के पूरे इंटीग्रल कैलकुलस पढ़नी है। फिर वेक्टर ज्योमेट्री पढ़ना है। वेक्टर ज्योमेट्री में तुम्हारा वेक्टर, अलजेब्रा और 3D ज्योमेट्री आ जाती है। और तीसरा यूनिट जो है हमारा वो है प्रोबेबिलिटी। तो पहले अगर बात कर लें कैलकुलस की यार, तो कैलकुलस में देखो इस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स हमारे पास आते हैं। सबसे पहला चैप्टर कैलकुलस में है वो है चैप्टर 7 इंटीग्रल। चैप्टर 8 फिर हमारा आता है वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और चैप्टर 9 आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। और इन सबसे मिला के तुम्हें 18 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। वेक्टर ज्योमेट्री की बात कर लें तो वेक्टर ज्योमेट्री में हमारा दो चैप्टर है, एक वेक्टर अलजेब्रा और दूसरा 3D ज्योमेट्री। वेक्टर अलजेब्रा हमारा 10वां चैप्टर है और 3D ज्योमेट्री हमारी 11वीं चैप्टर हो जाती है। और अगर अगला चैप्टर का बात कर लें तो वो है प्रोबेबिलिटी, जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक की लास्ट चैप्टर है और उससे तुम्हें 8 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। अब ऐसा नहीं है भाई कि जैसे कैलकुलस में हमारे पास 3 चैप्टर है तो 3 चैप्टर का टोटल 18 मार्क्स आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर एक चैप्टर से 6-6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है। वो हमें बताया नहीं गया कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। या फिर वेक्टर अलजेब्रा में और 3D ज्योमेट्री में ऐसा नहीं है कि 14 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन आने हैं तो इसमें 7-7 मार्क्स के क्वेश्चन इक्वली आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि वेक्टर ज्योमेट्री से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए और वेक्टर से सिर्फ 4 मार्क्स के क्वेश्चन आए। लेकिन प्रोबेबिलिटी के केस में ऐसा नहीं है। प्रोबेबिलिटी के केस में बिल्कुल आपको सर्टिफाई कर दिया गया है कि इससे सिर्फ 8 मार्क्स के क्वेश्चन अकेले आने हैं। तो ये चैप्टर अकेले तुम्हें 8 मार्क्स का क्वेश्चन दे रहा है। तो सबसे पहले तुम्हें ना प्रोबेबिलिटी पे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है और प्रोबेबिलिटी को सबसे अच्छे तरीके से करना है। और इन सबको मिला के तुम्हारा 40 मार्क्स का पेपर बन रहा है भाई। अगला है हमारा इंटरनल असेसमेंट, जो कि तुम्हें 10 मार्क्स का होगा और टोटल अगर मिला दें तो टोटल हमें 50 मार्क्स का पेपर हमारा बन रहा है। आगे अगर हम बात करें तो इन सभी चैप्टर्स को तुम्हें कंप्लीट कहाँ कहाँ से करना है। तो सबसे पहले भाई अगर तुम एनसीईआरटी छोड़ के कहीं किसी और बुक को बना रहे हो या किसी और जगह से पढ़ रहे हो तो तुम भाई गलती कर रहे हो। सबसे पहले तुम एनसीईआरटी को क्या करो, एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स हैं सारे के सारे चैप्टर्स पहले बना जाओ। जितने क्वेश्चंस दे रखे हैं, जितने एग्जांपल्स दे रखे हैं उसमें एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी को भाई तुम्हें चाट जाना है। एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है, उसके एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल तुम्हें बना जाने हैं। एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद तुम्हें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे जाना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखो बनाने से क्या होगा, तुम्हें ना वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो उस लेवल के क्वेश्चन भी तो वहाँ मिल जाएंगे तुम्हें। अगर तुम जेईई मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर तुम एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ तुम्हें उस लेवल के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब भाई इतना कंप्लीट करने के बाद तुम्हें टेस्ट करना है कि हम भाई उस चैप्टर को कंप्लीट करें हैं या नहीं करें हैं। अगर चैप्टर कंप्लीट कर ली हो तो तुमसे तुम्हारे जो पीवाईक्यू हैं, जो लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज हैं, वो तुम्हें लगाने हैं। अगर तुमने पीवाईक्यू सही से लगा लिया और सारे पीवाईक्यू इतना करने के बाद तुम्हारा अगर बन रहा है तब तुम्हारा जो प्रिपरेशन है वो डन हो चुका है। अब तुम अगले चैप्टर पे मूव कर सकते हो। और इतना करने के बाद जब हमारा सैम्पल पेपर आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें सीबीएसई एग्जाम में बैठना है, सीबीएसई के पेपर में बैठना है, तो सैम्पल पेपर बनाना बहुत जरूरी है। सैम्पल पेपर तुम्हें फैमिलियर कर देगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस बार तुमसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो हमारे पास 4 स्टेप है, सबसे पहला एनसीईआरटी, दूसरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तीसरा हमारा है पीवाईक्यू लास्ट 10 ईयर के। किसी भी पीवाईक्यू की बुक ले लो, अरिहंत की आती है, दिशा की आती है, किसी के भी ले लो और वहां से तुम अपने आप को प्रिपेयर करो, कंप्लीट करो उस चैप्टर को। उतना करने के बाद तुम्हें सैम्पल पेपर के पास जाना है। अब देखो एनसीईआरटी की पहली बुक दिखती कैसी भाई, तो दूसरी बुक जो है वो दिखती कैसी है, तो ऐसे दिखती है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऐसे दिखती है। तो अगर इसमें भी कंफ्यूजन है तो तुम जाकर किताब देख लो और किताब को मंगाओ और पढ़ना स्टार्ट करो। अब अगर बात करें यार चैप्टर्स की, तो सबसे पहले हमारा यूनिट है कैलकुलस। कैलकुलस में हमारा 3 चैप्टर आता है और उसमें जो हमारा पहला चैप्टर है वो है इंटीग्रल। इंटीग्रल सेकंड बुक का पहला चैप्टर है और ये ओवरऑल 7 चैप्टर है इंटीग्रल। इंटीग्रल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है इंटीग्रल का जो कि है इंडेफिनिट इंटीग्रल, जो कि 7.1 से लेकर 7.7 एक्सरसाइज तक है। और दूसरा पार्ट है इंटीग्रल का, वो है डेफिनेट इंटीग्रल, जो 7.8 से 7.11 तक है। उसके बाद हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज आ जाती है। इंटीग्रल की बात करें तो इंटीग्रल में देखो तुम्हें पढ़ना क्या है। इंटीग्रल में सबसे पहले पढ़ना है तुम्हें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
तो तुम्हें ये 3 बेसिक इंटीग्रल्स पढ़ने हैं, और इंटीग्रेशन को सबसे बढ़िया तरीके से पढ़ना, खासकर इंडिफरेंट इंटीग्रल को, क्योंकि ये तुम्हें हर जगह काम आने वाला है, पूरे कैलकुलस में काम आएगा। इस सेकेंड टर्म में हमें सिर्फ इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है। सो इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है तो उसमें इंटीग्रेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है वो तुम्हारा 7.2 एक्सरसाइज है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें हर जगह काम आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी काम आना है और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में भी उसका काम आना है। और दूसरा जो इसका पार्ट है वो है डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें तुम्हें प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ना है, और फिर कुछ क्वेश्चन तुम्हें मिसलिनियस में भी इसके मिलेंगे। तो ये तुम्हें पूरा इंटीग्रल्स में पढ़ना है। और इंटीग्रल्स में क्या है कि तुम्हारे पास कुल मिला के 13 एक्सरसाइजेस हैं, और इस एक्सरसाइज को तुम अगर एक बार कंप्लीट करने बैठोगे तो शायद तुम कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो इंटीग्रल को पढ़ने का तरीका जो है एनसीईआरटी को, उसको क्या करो तुम, या तो उसको 2 बार पार्ट में बांट दो पूरे चैप्टर को। ऐसा करो कि एक दिन कंप्लीट करेंगे हम इंडेफिनिट इंटीग्रल और दूसरे दिन कंप्लीट कर लेंगे हम डेफिनेट इंटीग्रल। या फिर ऐसे करो कि 12 एक्सरसाइजेस हैं तो उसको 4 पार्ट में बांट दिया हम। पहला दिन क्या कर रहे हैं, पहला दिन हम 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हैं पहले, और उसके बाद फिर 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब कि 2 दिन में इंडेफिनिट इंटीग्रल कंप्लीट कर लिए, उसके बाद फिर 2 दिन में डेफिनेट इंटीग्रल कंप्लीट कर लिए। तो इस तरीके से अगर इंटीग्रल को करोगे तो इंटीग्रल आराम से तुम कर सकते हो, और 4 दिन का वक्त इंटीग्रल पे देना ही चाहिए तुम्हें, और उसके बाद फिर अगले चैप्टर पे तुम मूव करो। सो इस तरीके से तुम इंटीग्रेशन को कंप्लीट करो एंड देन अगले चैप्टर पे मूव करो। तो अगला हमारा जो चैप्टर है भाई वो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो नाम से ही तुम्हें पता चल रहा है यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे होना है इंटीग्रल्स का एप्लीकेशन। और ये चैप्टर जो है चैप्टर 8 हमारा है एनसीईआरटी का, और ये सबसे छोटा चैप्टर है तुम्हारे टर्म 2 में। इसमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें तुम्हें जितने भी लाइंस, पैराबोला और एलिप्स और सर्कल्स के अंडर में जो एरिया आता है उस एरिया को कैलकुलेट करना है इंटीग्रल्स के माध्यम से। सो तुम्हें इसमें इंटीग्रेशन का आना बहुत ज़रूरी है, और साथ में तुम्हें पैराबोला और एरिया, सर्कल, एलिप्स के इक्वेशन भी पता होना चाहिए, और लाइंस के भी इक्वेशन तुम्हें पता होना चाहिए, तब ये चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत ही आसान हो जाना है। सो अगर इस तरीके से तुम इस चैप्टर को करते हो तो आराम से तुम इस चैप्टर को कर सकते हो। लेकिन तुम्हें बेसिक्स पता होनी चाहिए लाइंस, पैराबोला, सर्कल और एलिप्स की, और साथ में पता होना चाहिए तुम्हें इंटीग्रेशन। और इसमें ज़्यादातर इंटीग्रेशन 2-3 फॉर्मूले अगर तुम्हें याद है इसके इंडिफरेंट इंटीग्रल्स के, तो तुम वहाँ से आराम से कर सकते हो भाई इसको। सो मूविंग टू नेक्स्ट चैप्टर, जो अगला चैप्टर हमारा कैलकुलस में वो है तीसरा चैप्टर, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो इसमें नाम इसका बस डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशिएशन का यूज़ होता है यहाँ पे लेकिन कम यूज़ होता है, और इसमें साथ में इंटीग्रेशन का भी तुम्हारा यूज़ होगा। लेकिन इस चैप्टर में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का यूज़ होना है, तो तुम्हें दोनों चैप्टर्स की बेसिक्स जो है वो तो पता होने ही चाहिए। और देखो मैथमेटिक्स का क्या है ना, मैथमेटिक्स में अगर तुमने अपने बेसिक को सही नहीं रखा है तो मैथमेटिक्स क्या है कि वो इंटरकनेक्टेड है। अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो तुम्हें इंटीग्रेशन भी नहीं आएगा, और अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है तो तुम्हें फिर पूरा इंटीग्रल कैलकुलस नहीं आना है। सो तुम्हें कैलकुलस में, खासकर कैलकुलस में तुम्हें सारी चीज़ें जो उसकी बेसिक्स है वो तुम्हें आनी चाहिए। और देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम्हें पढ़ना क्या क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन में कुल मिला के 6 एक्सरसाइजेस हैं, जिसमें सबसे पहले तुम्हें ऑर्डर और डिग्री पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसके बाद फिर तुम्हें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने हैं, और फिर उसके बाद आगे बढ़ोगे तो तुम्हें 3 एक्सरसाइजेस मिलेंगे जहाँ पे तुम्हें मेथड सिखाए जाएंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। सो इन दिस वे यू कैन गो विद द डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे आसान टॉपिक है कैलकुलस में पूरा अगर बात करो तो। इंटीग्रेशन के बाद सबसे इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन थोड़ा सा मुश्किल लगेगा तुम्हें कुछ चीज़ें उसमें, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो बहुत ही आसान टॉपिक है, और इसमें तुम सबसे अच्छा स्कोर कर सकते हो इंटीग्रल कैलकुलस के पार्ट में। अगली जो यूनिट है भाई हमारी वो है वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसमें सबसे पहला हमारा चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा का। वेक्टर अलजेब्रा देखो इस सेकंड टर्म में सबसे आसान टॉपिक अगर कोई है तो है वेक्टर अलजेब्रा, क्योंकि तुमने इसे पहले भी 11th क्लास में फिजिक्स में पढ़ रखा है, और वही चीज़ फिर से तुम्हें यहाँ पे 12th में मैथमेटिक्स में पढ़ना है। इसमें देखो पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना है तुम्हें वेक्टर और स्केलर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन को साइन एंड डायरेक्शन रेशियो, जो कि शायद तुमने फिजिक्स में उस वक्त नहीं पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे तुम्हें वो चीज़ पढ़ने को मिलेगा। और वही टाइप्स ऑफ वेक्टर जो हमारे इक्वल, यूनिट वेक्टर, पैरेलल एंड कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं, पोजीशन वेक्टर तुम्हें पढ़ना है यहाँ पे, और साथ में स्केलर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ये दोनों चीज़ जो कि वेक्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और साथ में तुम्हें ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ना है इस बार वेक्टर अलजेब्रा में, जो कि तुम्हें शायद फिजिक्स में तुमने 11th क्लास में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे तुम उस चीज़ को ही पढ़ोगे।
सो वेक्टर अलजेब्रा सबसे आसान टॉपिक है और इसमें तुम मैक्सिमम स्कोर करना चाहोगे क्योंकि इसमें कम टाइम दोगे और तुम ज़्यादा स्कोर करोगे। बाकी जो चैप्टर्स है उसमें तुम्हें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन कितना तुम स्कोर कर पाते हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इस चैप्टर में तुम गारंटी ले सकते हो कि अगर भैया हम इसको अच्छे से बना कर जाते हैं, हर एक किताब से हर एक प्रीवियस PYQ हम बना लेते हैं अगर पिछले 10 साल का, तो हम इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो ये चैप्टर सबसे आसान है भाई, और इसको सही तरीके से प्रिपेयर करके जाओ। अगला चैप्टर जो हमारा है भाई वो वेक्टर ज्योमेट्री का, वो है 3D ज्योमेट्री। और ये देखो चैप्टर बच्चे इससे थोड़े से घबराते हैं क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन जो फॉर्मूले हैं ना वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर तुमने 2D सही से कर रखा है क्लास 11th में, और या फिर बेसिक उसका तुमने क्लास 11th में कर रखा है, तो फिर तुम्हें इस चैप्टर में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और साथ में अगर वेक्टर सही से तुमने करा है क्लास 12th का, तब तुम इस चैप्टर को आराम से कर सकते हो। अब देखो इस चैप्टर में तुम्हें पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में तुम्हें पढ़ना है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो पढ़ना है 2 लाइन का, और फिर तुम्हें इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस पढ़ना है, अस्क्यू लाइंस पढ़ने हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस पढ़ना है। और ये सब बिल्कुल जैसे 2D में है ना, बस उसी में यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बस ऐड हो जाता है जिसको जेड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और कुछ नहीं है यहाँ पे। बाकी तुम्हें एक और चीज़ पढ़नी है, वो है इक्वेशन ऑफ प्लेन। और प्लेन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, क्योंकि वही बताया ना कि जो फार्मूले हैं वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं यहाँ पे। तो फार्मूले रिवाइज करने के लिए तुम क्या करो कि जितने फार्मूले इस चैप्टर में दे रखे हैं उन फार्मूलों को एक कॉपी पे अलग से लिखो और उसको रिवाइज करो बार बार। तो इस तरीके से अगर करते हो तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। और इस यूनिट की अगर बात करें तो इसमें हमारे 2 चैप्टर्स हैं, वेक्टर और 3D। और इस यूनिट में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो 3D ज्योमेट्री से आते हैं। वेक्टर से तुम्हें कम क्वेश्चंस मिलेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन जो होंगे वो 3D ज्योमेट्री से होंगे। तो इस चैप्टर को अगर तुम प्रिपेयर करके जाते हो तो ज़्यादा सही होगा इन स्पाइट ऑफ वेक्टर के कंपेरिजन में इससे ज़्यादा तुम्हारे मार्क्स आएंगे इस यूनिट में। सो इसको भी तुम अच्छे से प्रिपेयर करो। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा प्रोबेबिलिटी। भाई ये ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें अकेले 8 के 8 मार्क्स दे रहा है। तुम्हें पहले से बता दिया गया कि इस चैप्टर से 8 मार्क्स आएंगे, बाकी किसी में भी तुम्हें ये नहीं बताया गया कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स आएंगे, बिल्कुल सर्टिफाइड नहीं किया गया वो। तो अब प्रोबेबिलिटी में देखो, प्रोबेबिलिटी में तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए पहले क्लास 11th का। अगर वो ठीक से तुम्हें आता है देन यू कैन गो विद दिस प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में क्या है कि तुम्हें यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा ज्ञान होना ही चाहिए। जो बेसिक होती है परमुटेशन कॉम्बिनेशन की वो तुम्हें आनी चाहिए। अगर वो तुम्हें आती है देन यू कैन बड़े अच्छे तरीके से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। और इसमें देखो पढ़ना तुम्हें क्या है, पढ़ना है तुम्हें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये हमारा एक्सरसाइज हो जाता है 12.2, और बायस थ्योरम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायस थ्योरम से तुम्हारे क्वेश्चन आने ही आने हैं। रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन योर क्लास 12th। देखो भाई 40 नंबर का क्वेश्चन है, 40 नंबर के पेपर आने हैं तुम्हें, और कुल मिला के तुम्हारे पास चैप्टर कितने हैं, 3 और 2 5 एक 6 चैप्टर्स तुम्हें कंप्लीट करने हैं। अगर इन सारे चैप्टर्स को तुम NCERT एग्जाम्पलर से और फिर उसका PYQ अगर तुम बना लेते हो देन तुम इस चैप्टर पे मास्टरी कर सकते हो, और बिल्कुल अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स 40 आउट ऑफ 40 तुम स्कोर कर सकते हो। अब तो देखो 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि तुम्हें पढ़ने भाई है टोटल कितने चैप्टर, टोटल पढ़ने तुम्हें 6 चैप्टर। तुम इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करके जाओ और 40 में 40 स्कोर करके आओ। सो विद दिस गाइड, जय हिंद एंड गुड बाय। और हमारा जो भी इंस्टाग्राम पेज है, टेलीग्राम पेज है, जहाँ पे तुम जाके हमारे जितने भी CBSE के अपडेट्स हैं, इन सारे चैप्टर्स के नोट्स और फॉर्मूले सीट जाके तुम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो विद दिस गाइज, जय हिंद एंड गुड बाय।